ठीक है बच्चे, आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का, उसी क्वेश्चन का हम डिस्कशन आज करेंगे। पूरे डिस्क्रिप्टिव ढंग से डिस्कशन होगा। तो आप लोग देखिए किसका आंसर सही है और कौन कौन सा आंसर सही है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर 3/√77 माइनस 2/√77 x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। इसको हिंदी में भी हम बोल देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी सीधी रेखा की दिक को ज्याएं 3/√77 माइनस 2/√77 और x है तो x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। और इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है उस लाइन का 3/√77, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस 2/√77 इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x² इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से x निकल जाएगा, ये हो गया 9/77 प्लस 4/77 प्लस x² इक्वल टू 1। इट मीन्स x² इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा 13/77। अब एलसीएम ले लीजिए, 77 माइनस 13/77। अब 7 में से 3 माइनस कीजिए 4 और 6/77। तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 8/√77। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/√77। अर्थात क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, देखिए आंसर इसका बी हो गया। बी का वैल्यू क्या है 8/√77। ये हुआ डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2। ए वेक्टर का क्वेश्चन है, गिवन है i यूनिट वेक्टर i प्लस j प्लस k डॉट i माइनस j प्लस k क्रॉस i प्लस 2j माइनस के। देखिए ये क्या होगा, कितने बच्चे लोग क्या करेंगे कि पहले इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इट विल बी रॉन्ग। बोलिए कि कैसे रॉन्ग होगा, आप जानते हो। देखो दो वेक्टर के बीच डॉट तो सही है, लेकिन जब दो स्केलर, ये डॉट का मतलब ये दोनों मिलकर स्केलर फॉर्म करेगा, स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस का चिन्ह नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो पहले i माइनस j प्लस के क्रॉस i प्लस 2j माइनस के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का देखिए तरीका, डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लीजिए, पहले i j के वेक्टर लिख दीजिए, फिर इसका कंपोनेंट्स को लिखिए 1 माइनस 1 1, फिर इसका कंपोनेंट 1 2 माइनस 1। कितना बच्चा कहेगा कि इसका कंपोनेंट क्यों नहीं लिखेंगे, तब साइन डिफर कर जाएगा, क्योंकि देखिए क्रॉस को इंटरचेंज कीजिएगा तो प्लस माइनस होता है, इसीलिए जो ऑर्डर में होता है उसी को लिखते हैं। अब चलिए डिटर्मिनेंट ब्रेक करने आता है। देखिए इसको फर्स्ट रो लेके चलते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आई है तो ये दिस रो इज कैंसिल, ये भी कैंसिल। अभी गुना कीजिए तो 1 माइनस 2 हो गया, माइनस j, दिस विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी कैंसिल। 1 प्लस 1 प्लस के, ए कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल, 2 प्लस 1, ए हो जाएगा माइनस i माइनस 2j, 1 1 2 हो गया, प्लस 3 के।
आपको ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसके साथ देखो यहाँ, अब ये हो गया i प्लस जे प्लस के डॉट माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। अब इसका डॉट निकालने का तरीका केवल यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। देखो ये 1 और -1, तो -1 ये -2 हो गया, अब +3 देखो क्या आ गया 0। देखो इसमें 0 आंसर है, यस 0 है। कोई बच्चा दूसरा कुछ लिख दिया है, ए आंसर हो गया 2 का ए 0। चलिए अब थर्ड नंबर आइए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये डेफिनीशन पर आधारित है। क्या है? तल, तल का मतलब प्लेन। 3x + 4y + 5z - 6 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। अब इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देते हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3x + 4y + 5z - 6 = 0 आर। देखिए प्लेन आप लोग पढ़े होंगे, तो जो यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिख देना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हारा है 3x + 4y + 5z - 6 = 0। तो देखो यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 3 4 5, यही आंसर हो गया। अभी देखिए किस में है, तो ये में है, अर्थात 3 का आंसर क्या हो गया ये। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हो सके आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो। तो देखिए 3 का इधर और नीचे, हल्का नीचे। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के रुकिए 3 नंबर हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि हो सके बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा हो। चलिए इस 3 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका मतलब तल का समीकरण क्या है 3x + 4y + 5z - 6 0। देखिए यही प्लेन है, कोई प्लेन समझ लीजिए यही है, इस पर नॉर्मल एक ड्रॉ होता है ऐसे। इसी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये होता है, जो कोफिशिएंट होता है दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, अर्थात 3 4 5। ये आंसर किस में है, ए में, अर्थात 3 का आंसर हो गया ए। चलिए फोर्थ नंबर पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा तल x = 0 के समानांतर है। देखिए कोई भी प्लेन दिया रहे, जैसे मान लो ये x + by + cz + d 0 है, प्लेन है, इसी के पैरेलल प्लेन लिखना हो तो यही सेम चीज होता है, केवल इसका कांस्टेंट बदल दिया जाता है। पैरेलल के लिए क्या होता है, दोनों प्लेन का डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो इसमें फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, x = 0 है तो x बराबर कोई भी वैल्यू इसमें से मिलेगा वो प्लेन का पैरेलल इसका हो जाएगा। तो इसमें x = -5 मिल रहा है, बाकी y 0 है, z 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो x = -5 जो होगा इस प्लेन का पैरेलल ए प्लेन हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, ए हो गया इसका आंसर। 4 के बाद 5 नंबर, 5 भी इसी पर आधारित है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक प्लेन है 2x - 3y + 4z + नहीं = 7
और इसी के पैरेलल देखो एक हम प्लेन ले रहे हैं, एक प्लेन हो गया, ठीक इसी के पैरेलल एक और प्लेन हो गया, ठीक है। अब बताइए कि कोई भी नॉर्मल जब ड्रॉ कीजिएगा तो जो नॉर्मल इस प्लेन पर होगा वही नॉर्मल इस प्लेन पर होगा। अब इस प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, राइट, 2x - 3y + 4z = 7। अब बताओ इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यहाँ क्या होगा, 2 - 3 4। तो इस नॉर्मल के लिए, ये नॉर्मल तो इस प्लेन पर भी है, तो इस प्लेन के लिए भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अर्थात पैरेलल इक्वेशन लिखने के लिए क्या होगा, सेम वही चीज, केवल यहाँ लेमडा हो जाएगा। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ देखिए आपका दिया होगा, क्या दिया है, 2x - 3y + 4z = 11। अर्थात बी आंसर इसका सही हो गया, 5 का बी, सेम वही प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक प्लेन है, एक प्लेन ही हो गया और इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन हो गया। देखो अब इस प्लेन का इक्वेशन, इसका दिया हुआ है इक्वेशन, देखिए यही सीखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4x + 3y - z। अब देखिए इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होना जरूरी है कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो कोई पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है, इसका मतलब इस प्लेन का इक्वेशन आप इस कंडीशन में नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात 6 का आंसर डी होगा। क्योंकि किसी भी प्लेन के इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है, या तो प्लेन 3 बिंदु से पास करे, या 2 बिंदु से पास करे एक लाइन के पैरेलल हो, या 1 बिंदु से पास करे या 2 लाइन के पैरेलल हो, तो पर भी प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए 6 के बाद 7 आपका क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से है। देखिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो बना लिए होंगे, सारा क्वेश्चन आपका इजी है। क्वेश्चन 7 एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू लिख देना है, 2 6 3 5 - 8 5 7 - 2 8। ये 2 हो गया, ई कैंसिल -64 + 10, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 48 + 10 + 7, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 30 + 24। अब देखिए 64 में से 10 माइनस करो तो -54, अब -5 × 58, एक कैंसिल हो गया, 1 मिनट, एक कैंसिल और एक कैंसिल, +6, यहाँ 6 होगा, तो ये भी हो गया आपका 54। आइए देखिए +7 × 64, ये हो गया 54। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 54 सब में से कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया -2 - 5 + 7, देखो ये 0 आ गया। अब देखो सब 0 किस में है, ए में, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, ए, 7 का आंसर ए हो गया। 8 भी वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर भी एक डिटर्मिनेंट ही है, 4 0 5 1 2 7 3 -2 -2। चलिए इसको इवैल्यूएट किया जाए। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, 4 लिख दीजिए, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल, देखिए -4 + 14,
-1 ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, ए 0 + 10 +3 हो गया, ए कैंसिल, ए कैंसिल, 0 - 10। अब देखो 14 में से 4 घटा दो सब 10, तो 40 हो गया, -10 हो गया, -30। देखिए ये भी क्या हो गया, 40 - 40 0। देखिए 0 किसी में आंसर है, यस, 8 का ए आंसर, ए आंसर हो गया 8 का। ठीक है। 9 में देखिए एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 7 और 8 है। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी स्केलर दिया हो तो उस स्केलर से सारे इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, और डिटर्मिनेंट रहता तो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये हो गया 15, 18, 21 और ये 24। अब देखिए ये आंसर कहाँ है, यस आंसर है सी में, 15, 21, 18, अर्थात 9 का आंसर देखिए सी हो गया आंसर। 10 भी सेम वही चीज है बच्चे, 10 का देखिए सेम क्वेश्चन, 10 का। कितना आप लोग लकी हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग बेहतर करें यही हम लोग चाहेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 4 6 8। देखिए इसमें आंसर है 2 4 6 8, किस में, डी में, आंसर हो गया डी। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक कैलकुलस से आधारित है। x dy + y dx = 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dxy, u × v के रूल पर इसको ब्रेक किया गया है, डिफ्रेंसिएशन। इसका मतलब देखो ये u फंक्शन, ये v, तो x कांस्टेंट y का डिफ्रेंसिएशन, y कांस्टेंट x = 0। अब इंटीग्रेट कर दो ऐसे, यहाँ भी dx लिख दो, तो d के साथ जो भी फंक्शन होता है वही उसका इंटीग्रेशन होता है, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो देखो बी आंसर इसका हो गया, 11 का आंसर बी। चलिए 12 नंबर देखिए, तो फॉर्मूला बेस्ड है 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx / x² - 1। देखो ए फार्मूला है dx, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x² - a², तो 1/2 log x - a / x + a, बस इस फार्मूला पर लिख दीजिए। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। क्यों, क्योंकि 1/2, a का मान देखो 1 है, तो 2 × 1 log x - 1 / x + 1 हो गया आंसर। चलिए 12 तक आप लोगों का कंप्लीट। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए थोड़ा चाय का भी हम लुत्फ लेते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया, 12 नंबर, अब 13 में आइए। सारा फार्मूला बेस्ट अब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, dx / x² + 4, इसको लिख सकते हो, i का मतलब इंटीग्रल, x² + 2² अब एक किस पर आधारित है, याद कीजिए आप लोग, x² + a², क्या होता है 1/a tan 1 x/a, केवल फार्मूला पर आधारित है। देखिए 1/a
ए tan इनवर्स एक्स, सी आंसर, आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो वेक्टर का 2i, एक वेक्टर है डॉट 3j। आप जानते हैं कि i डॉट j है यहाँ, तो पहले 3 to 6 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j दो यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो cos 90 का मान 0, अर्थात खत्म, 0 आंसर। तो इसका आंसर हो गया 0, अर्थात 0 किस में है, सी में, आंसर सी हो गया। सेम 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है। 15 देखिए, ए है 3j डॉट 2k, ये भी 0 हो गया, दो यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट है 0। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 3i प्लस 4j माइनस 5k और डॉट है i। तो आपको क्या जानना है कि डॉट जब भी निकलना है तो दो जितने यूनिट वेक्टर होते हैं उसके कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो i का यहाँ कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया, 3। और ए जे का कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है तो 0, और k का भी नहीं है 0, तो 3 आंसर, 3 है, यस बी। 16 का आंसर देखिए, 16 का आंसर बी होगा। चलिए अब 17 भी सेम वही क्वेश्चन। आप लोगों को कंप्लीट हम डिस्कशन करा रहे हैं, केवल आंसर लिखना रहता है तो 5 मिनट में लिख देते, आपका कंप्लीट हो जाता, बट आई एम डिस्कसिंग एग्जॉस्टिवली। चलिए लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम 17। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, इसको देखिए आप लोग। i प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस 3j। देखो इसमें i का कंपोनेंट है, j का, k का नहीं है, तो k का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 0, कितना आंसर आया, 5 है, यस, आंसर ए। 18 में निकालना है आपका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का। देखिए 2i प्लस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, कंपोनेंट देखो i का कंपोनेंट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, कितना हुआ, 4 प्लस 1 प्लस 4, 9, रूट 9 क्या हुआ, 3, अर्थात आंसर ए हो गया। 19 देखिए, इंटीग्रल है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस रूल को बोलते हैं फंक्शन डिरेवेटिव रूल। कहो कि कैसे, तो ये फंक्शन है, इसका डिरेवेटिव देखो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मानेंगे ऐसे, tan इनवर्स x को z डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dz। तो ये हो गया 0 से 1 z dz हो गया। देखिए यहाँ खूब ध्यान से, tan इनवर्स x को मैंने क्या माना, z, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर dz। अब तुम लोग जानते हो z का z²/2 होता है, लेकिन यहाँ फंक्शन z किसके टर्म में है, tan इनवर्स के टर्म में। तो यहाँ से लिख दीजिए tan इनवर्स x बाई 2 0 to 1। अब 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 π/4, तो π/8 आंसर। वन बाई एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखिए, tan इनवर्स x आपका हो गया z, तो z का z²/2। ओके, यहाँ पर स्क्वायर भी तो लिखना होगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका
स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। रुकिए, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तब पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाई 32 हो गया। अर्थात आंसर देखिए डी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर डी हो गया। चलिए ओके, अब 20 आइए। ट्वेंटी नंबर देखिए क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 20 है, एक वेक्टर है ए दिया हुआ है i प्लस 2j, और b एक वेक्टर है ए है 2i प्लस j। अब हमको a प्लस b निकालना है, तो ऐड कर दीजिए, तो 3i प्लस 3j हो गया। अब इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड ले लीजिए, तो √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 9 प्लस 9 अर्थात 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, अर्थात 3√2। देखिए सी आंसर है, 20 का आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत बच्चे? बोलिए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैट्रिसेस से रिलेटेड है। देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखना है। देखिए एक मैट्रिक्स है 2 5 8 10 और दूसरा मैट्रिक्स है 5 और 50। याद रखिए प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले ऑर्डर लिखिए 2/2। देखो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2/1, तो देखो प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। देखो है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या कितनी है 2 और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या 2, इसलिए प्रोडक्ट डिफाइन होगा। प्रोडक्ट निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा 2/1 माने 2 रो और 1 कॉलम होगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना होता है, तो देखो ये 10 हो गया, आई कितना 250, तो 260 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 540। देखिए 260 और 540 है आपका बी में, आंसर हो गया इसका बी। चलिए देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो पर लिखे और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 देख के कितना बच्चा लोग समझा होगा। सुनो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है और डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। दूसरा एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है कि मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है और डिटर्मिनेंट स्केलर स्पेस में। स्केलर का मतलब आप जानते हो रियल नंबर, ओनली रियल नंबर, दैट इज की एक वैल्यू। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, अब कितना सोचा होगा कि इसके बराबर क्या होगा। 2 - 3 5 और 6 0 4 और 1 5 - 7 और लिखा हुआ है यहाँ देखिए कि इक्वल व्हाट। तो मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ये देखिए कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तब वैल्यू निकलेगा। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। चलिए फर्स्ट रो लेकर इसको इवेल्युएट कीजिए। ए कैंसिल, ये 0 हो गया, -20 प्लस 3 हो गया, ए कैंसिल हो गया और ए कैंसिल। देखिए -42 -4 प्लस 5 हो गया, ए कैंसिल और ए कैंसिल, 30 - 0 -40 आई हो गया 46 -46 इंटू 3 प्लस 150, ये हो गया -40 3 6 18 और 12 1 30, 12 1 13 हो गया प्लस 150 -40 -12 हो गया
प्लस ये हो गया -28 आंसर। देखिए -28 है, यस डी आंसर, आंसर इसका डी हो गया। चलिए 22 फिनिश। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए। ट्वेंटी थ्री देखिए क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसका एडजॉइंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट्स एडजॉइंट। हाउ टू फाइंड इट्स एडजॉइंट? एडजॉइंट क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका कोफैक्टर निकाल के, और कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर इसका निकालो, चाहे डायरेक्ट लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है? इसके कोफैक्टर रो को कॉलम में लिख दो, हो गया। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 4, 3 का -1, 1 का -3, अब 4 का 2 हो गया। आंसर देखिए है 4 - 3 -1 2, ये आंसर हो गया। आंसर है क्वेश्चन 24। ये डिफ्रेंसिएशन का है, x a cos थीटा और y हो गया तुम्हारा a sin थीटा। अब ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि बहुत सारा वेरिएबल एक खास वेरिएबल के टर्म में क्या हो? डिफाइन हो, तो ऐसा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। देखो जैसे ये देखो x थीटा के टर्म में, y भी थीटा के टर्म में है, तो ये dx/d थीटा क्या हो जाएगा? -a sin थीटा। यहाँ से dy/d थीटा क्या हो जाएगा? a cos थीटा। अब निकालना है dy/dx, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा लिख सकते हो। dy/d थीटा a cos थीटा, देखो एक कैंसिल क्या आ गया? -cot थीटा। देखो -cot थीटा कोई आंसर है? यस बी आंसर। 24 का आंसर क्या हो गया? बी। कोई डाउट? आई थिंक नो डाउट। चलो 25 नंबर देखो, क्वेश्चन 25। x ए भी पैरामेट्रिक है। देखो यहाँ x 80² y 280, और हम लोगों को dy/dx निकालना है, तो dx/dt क्या हो जाएगा? 280 एक कांस्टेंट है, t फंक्शन है, dy/dt हो गया 2a। निकालना है dy/dx, dy/dt dx/dt, dy/dt 2a अपॉन 280, 2a कट गया 1/t। 26 नंबर। देखो सेकंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। देखो पहला बार करोगे 2x + 3, फिर एक बार करोगे तो सिर्फ 2 होगा। देखो 2 आंसर है, यस डी आंसर। चलिए अब 27 नंबर देखिए। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये है डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। देखो डेरिवेटिव किसका निकलना है? cos इनवर्स sin x। देखो कितना देख के ही डर जाएगा, कैसे निकलेगा? ये cos इनवर्स है तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा? d/dx cos इनवर्स sin x को लिख दो cos π/2 - x। अब एक फार्मूला होता है cos इनवर्स cos x, क्या हो जाता है? सेम यही वैल्यू हो जाता है π/2 - x।
π/2 कांस्टेंट 0 हो गया, x का 1 -1 आंसर है, यस ए आंसर हो गया। क्वेश्चन 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप लीनियर प्रोग्राम पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि कॉन्स्टेंट्स को एक रिलेशन में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे z = ax + by, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ कौन इस फॉर्मेट में है, ये आंसर 28 का आंसर हो गया ये, क्योंकि ये हो गया z = 5x + 7y। देखिए चलिए 29 देखिए। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 11x + 2y, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, जबकि कॉन्स्टेंट्स है x + y < 7, x > 0, y > 0। अब देखिए इसका ग्राफ खींचिए पहले, तो ये ग्राफ हो गया x डैश y डैश। देखो यहाँ ग्राफ खींच लिए, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गया ए बी और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, इसका 7 0, इसका 0 7 हो गया। अब देखो अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यदि हम इसमें रखते हैं तो ये सेटिस्फाई किया, क्योंकि 7 से छोटा हो जाएगा 0, तो इसका जो भी कॉर्नर पॉइंट होगा यही 3 कॉर्नर पॉइंट होगा। अब इस वैल्यू को इसमें प्लेस करो, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो कौन होगा, 7 रखोगे तो 77, फिर यहाँ रखोगे तो 14 होगा, 0 0 रखोगे तो ये 0 0, अर्थात मिनिमम वैल्यू z का क्या हो गया 0, अर्थात आंसर 29 का देखो दिया है सी आंसर। इसको दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन 30 उसी तरह है, सेम क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंट्स है 3x + 5y < 30, x > 0, y > 0, और x + y ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज, ये था मिनिमाइज। देखो 30 से इसमें डिवाइड कर दो तो x/10 y/6 हो जाएगा और = 1, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका ग्राफ बना रहे हैं, देखो यहाँ देखो x10 y6, तो ऐसे लिख दो ग्राफ, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश, ये a हो गया, ये b हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका 0 6 हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मैक्सिमम क्या होगा, देखो कौन से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, 10 रखो यहाँ, 10 + 0 तो 10 होगा, यही 10 इसका मैक्सिमम वैल्यू, 10 किस में है, बी में, आंसर हो गया बी। चलो 31 अब जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस से रिलेटेड है, देखते जाइए आप लोग। 31 डिफ्रेंसिएशन है d/dx e⁻³ 13x। देखिए e का जो भी डिफ्रेंसिएशन वही हो गया, लेकिन ये 13x का डिफ्रेंसिएशन फिर 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 32 d/dx sin x/5, साइन का cos x/5, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/5 आ गया, तो आंसर क्या है इसमें सी। क्वेश्चन 33 देखिए, ये भी है d/dx cos 2x, cos का माइनस साइन 2x हो गया, फिर 2x का 2 लिख दीजिए, अर्थात आंसर सी। 34 आइए, d/dx
tan(x/2). tan का पहले लिख दीजिए sec² x/2, फिर x का कोफिशिएंट हाफ, देखिए x/3 है, सॉरी यहाँ 3 लिखना है, तो 1/3 हो गया। कौन हो गया? बी आंसर। अब आइए 35, इट इज़ वेरी इजी। d/dx है आपका x4/4। देखिए डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या हो गया, पावर पहले आ गया 4x³ अपॉन 4 हो गया, 4 कट के क्या आ गया x³। कहीं है x³? यस, सी आंसर आपका हो गया। 35 तक क्लियर, आगे बढ़िए। अब आगे हम लोग करते हैं 36 से। देखिए कितना इजी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए होइएगा तो सारा क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हो। देखो 36 भी यही चीज़ है, सब डेरिवेटिव पर आधारित है, एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव ओनली। बोलिए log x का पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x का जगह पर x4 है, लेकिन ये x4 फिर एक फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हो 4x³। और दूसरा रूल है कि log के नियम से ही 4 पहले आ जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे जैसे आपको मन करे। देखिए कट गया, x बचा, 4/x आंसर। दूसरा रूल भी बता देते हैं, d/dx 4 log x लिख सकते हैं। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 4, देखिए सेम चीज़। कोई दिक्कत बच्चे? बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखते जाइए 37। d/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है sin² थीटा, तो पहले sin² का 2 sin थीटा, फिर sin थीटा का cos थीटा। ट्रिगो में पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है sin2 थीटा। देखिए sin2 थीटा कहीं है? यस, सी में है। 38 सेम यही चीज़, d/d थीटा है और यहाँ cos³ थीटा है। उसी तरह पहले 3 cos² थीटा लिख दीजिए, फिर cos का माइनस साइन थीटा, अर्थात -3 sin थीटा और cos² थीटा। किस में है? 38 सी में। आंसर फिर सी हो गया। 39 आ जाइए, ठीक है। 39 d/dx tan² x, फिर उसी तरह 2 tan x हो गया, फिर tan का क्या हो जाएगा sec² x। देखिए 39 क्लियर। 40 आइए, क्वेश्चन 40 देखिए, इट इज इंटीग्रल से आधारित है, सिंपल इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, x के पावर n dx क्या होता है? x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, लेकिन एक शर्त होता है कि n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होगा तो डिफाइन नहीं होगा। ओके, अब इसमें एक पावर जोड़ दीजिए तो x का पावर 5/2, अब 5/2 करोगे तो 2/5 हो गया प्लस c। देखो आंसर कहाँ है? बी में है, आंसर हो गया बी। ओके, 40 तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं 41 से। फिर आप लोग मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा गलत है। आप अपने को इवैल्यूएट कर पाइएगा, असेसमेंट कर पाइएगा कि कहाँ हमने मिस्टेक किया है, उसको सुधारिए आप लोग, क्योंकि अभ्यास करने से कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकता है। इसलिए बच्चे अभ्यास कीजिए और अपने ज़िंदगी को सफल बनाइए। चलिए 41 है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा। देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है जब, जैसे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कब? जब इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो इसमें 3 मैट्रिक्स दिया है, जब किसी का ट्रांसपोज उसके बराबर नहीं होगा, इसलिए आंसर नॉन ऑफ दीज हो गया। क्वेश्चन 42 इज क्या है? ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित है बच्चे। ओके, क्या है क्वेश्चन कि यदि 2 घटना ए और बी इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू 0। देखो प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 एंड एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ जिसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसमें क्या होगा? ये दिया है ए सबसेट बी, नहीं बी सबसेट है। आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए यहाँ
सेमी सिंपल स्पेस को इंडिकेट करेगा, इसलिए बी का सब एलिमेंट ए में होगा, ए का जरूरी नहीं है कि सब एलिमेंट बी में होगा, इसलिए बी सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है, देखिए एक वैल्यू निकालना है, एक्सप्रेशन साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, ये फार्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स मान लो ये वाई, तो एक्स अर्थात 3/5 इंटू वाई का मतलब 1 - 144/169। देखो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 - एक्स स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, साइन इनवर्स 3/5, देखो ये 169 में से 144 घटाओ तो 25, तो 5/13, 12/13, इसको 4/5 लिख सकते हो। अब देखो साइन इनवर्स ये हो गया 15, 5 और 3 आई 48, और नीचे 65 हो गया। अब ये हो गया साइन इनवर्स 63/65, देखो आंसर दिया भी होगा, है बी आंसर, आंसर इज बी। 43, 44 आइए, देखिए 44 कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, सेम लिमिट है, लोअर और अपर है। देखिए कितना इजी, कोई भी वैल्यू रहेगा इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, कोई भी इंटीग्रेशन निकालिएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेम लिमिट है, तो अपर में से लोअर घटेगा तो सेम वैल्यू आपका 0 आ गया, तो आंसर हो जाएगा ये 45। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित प्रोबेबिलिटी है 45। क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी सिंपल। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, तो यहाँ एन का मान क्या हो गया 10, और कह रहा है कि 6 हेड आवे, माने आर का मान क्या हुआ 6, तो फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, फार्मूला NCR P के पावर R और Q के पावर N - R होता है, इसी पर बैठा दीजिए। N का मान क्या है 10 और C आई 6 हो गया। P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सिंगल ट्रायल, एक क्वाइंट को एक बार फेंकिएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, आप फेलियर किया तो Q आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा 1/2, क्योंकि P + Q क्या होता है 1 होता है। सक्सेस और फेलियर दोनों प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों का वैल्यू वही होगा 1/2 6, फिर 1/2 4 हो गया, तो 10 से 6 1/2 का पावर 10। देखिए कहीं है, यस डी आंसर, आंसर इज डी। चलिए 46 आइए, 46 कहता है क्वेश्चन क्या चीज कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन था। देखो एक्स डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसका कोसाइन जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो बताइए एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो इसका हो जाएगा cos 0 क्या चीज 1, और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो 0 0। अब इसको जोड़ दीजिए तो 1 + 0 क्या हुआ 1, अर्थात 46 का आंसर 1 दिया है, आंसर 1 कौन है ए, माने डायरेक्शन कोसाइन का सम 1 हो गया। अब आइए 47 इज वेरी सिंपल, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकालना है। देखिए कितना इजी होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, 2x + y - z = 5। देखो इंटरसेप्ट में क्या होता है, कांस्टेंट से इसमें भाग दे दो, तुरंत इंटरसेप्ट निकल गया। इसको लिख दो x/5/2 प्लस y/5 प्लस z/- 5 = 1। देखो इसी को लिखा जाता है जनरल फॉर्म में x/a y/b z/c1, a b c का मान यही इंटरसेप्ट होता है। हम लोगों को इंटरसेप्ट निकालना है, तो ये हो गया 5/2 5 और -5, आंसर कौन हो गया सी, 47 का आंसर सी हो गया।
चलिए 48, दिस इज बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके बच्चे, लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल जब आप MBA करोगे, उच्च स्तरीय पढ़ाई करोगे, उस समय यूटिलाइजेशन होगा, या बिजनेस करोगे उसमें इसका यूटिलाइजेशन है कि हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू ऑप्टिमाइज इन मैक्सिमम प्रॉफिट and utilization of time, labor and money in optimal form. This is the application of linear programming. So 48 is this question 48 कि the minimum value of objective function देखो यही है 2x minus 3y, और यहाँ constants हैं x plus y less than 5, x greater than 0, y greater than equal to 0। अब देखो इसका ग्राफ खींच लो, तो यही ग्राफ हो गया, ए बी 0 ओरिजिन हो गया, ये लिख दो, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 5 0 और इसका भी 0 5 आई 0 0। दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स, आई फिजिबल रीजन हो गया। कैसे हुआ कि जैसे x 0 y 0 करोगे तो ओरिजिन की ओर सेटिस्फाई किया, तो यही रीजन फॉर्म होगा। अब इस मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, 0 0 रख दो, तो 0 0 सबसे मिनिमम वैल्यू होगा कि नहीं। अब एक निगेटिव ही आ रहा है, x का मान 0 कर दो, y का मान -15, देखो -15, सी आंसर, आंसर इज सी -15, क्योंकि ये वैल्यू रखने पर -15 आएगा जो 0 से बहुत छोटा वैल्यू होता है। 48 के बाद 49, क्वेश्चन 49 क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन आपका फाइंड आउट है 2x minus 3y plus 6z plus 7 इक्वल टू 0, और हम लोगों को एक पॉइंट से डिस्टेंस निकलना है P से, जिसका कोऑर्डिनेट 2 -3 -1 है, और PQ लिखना है, PQ बराबर मॉड 2 यहाँ रखो तो 4 हो गया, +9 यहाँ -3 रख दो, -6 + 7 अपॉन अंडर रूट हो गया कितना, 4 + 9 + 36। अब देखिए 9 4 13, 13 में से 6 घटे, ये 7 7 कितना हुआ, 14 बटा 36 4 49, 7 कट गया, 2 2 है आंसर, यस ए आंसर। 49 का आंसर क्या हो गया, ए। अब 50 में देखिए, 50 बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यू नो ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर, एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज इट्स डिग्री। सो यू हैव टू डिलीवर ओनली ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² का पावर 3 + 2 dy/dx का पावर 3 + 9y इक्वल टू sin x। तो इसका ऑर्डर हो गया 3। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं बनाया, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। सो डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज इट्स डिग्री, सो हाउ कैन यू से कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म, इट मस्ट बी इन पोलिनोमियल फॉर्म, देन डिग्री इज डिफाइंड। पोलिनोमियल के फॉर्म में यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसी डेरिवेटिव और कांस्टेंट के रूप में, तो डिग्री डिफाइन होता है। अदरवाइज कोई फंक्शन दूसरा आ गया तो नहीं होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक एंड मोर। चलिए 51, ए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, जैसे एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, यूनिट मैट्रिक्स, आप पढ़े होंगे। यूनिट मैट्रिक्स जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में 1 का गुना हजारों बार कीजिए, गुना क्या होगा 1 ही आएगा, 1 गुना 1 गुना 1। उसी तरह यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का यहाँ पावर n कर दीजिए तो पर भी इसका वैल्यू i ही होगा। अर्थात इसमें दिया है कि x का पावर 8 करेंगे तो पर भी 0 1 1 0 का पावर 8 करने से भी क्या होगा, यही चीज होगा 0 1 1 0, सेम चीज। अर्थात आंसर ए हो गया। 51 का आंसर क्या हो गया, ए। 52 हो गया। ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। देखिए बी आंसर।
53, इसका हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखिए कॉसेक इनवर्स 2 का, तो इसको अल्फा मान लीजिए, तो कॉसेक अल्फा बराबर 2 हो गया। कॉसेक अल्फा को 1/साइन अल्फा लिख दीजिए, तो ये 2 हो गया। अर्थात साइन अल्फा बराबर 1/2 लिख सकते हो, अर्थात साइन π/6 का मान 1/2, तो अल्फा π/6, और ये बिलोंग करेगा किस में, -π/2 से π/2, अर्थात π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ओके। 54, क्वेश्चन 54 देखो, ए है तुम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित, ए ऑपरेशन बी है, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो इसका आंसर आप ये लिख लोगे, क्योंकि केवल प्रॉपर्टी है कि ये ऑपरेशन बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ को फॉलो करेगा। कैसे, दो से मत समझो कि दो ही है तक कम्यूटेटिव होगा, ये दो से एक वैल्यू आएगा, फिर वैल्यू डालोगे तो तीसरा वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एसोसिएटिव को भी होल्ड करेगा। 54 क्लियर। 55 क्वेश्चन 55 देखो एक सेट है ये, अब बोलता है कि इसमें कितने रिलेशंस होंगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस कैन बी फॉर्म डिफाइन ऑन द सेट। देखो रिलेशन होता क्या है कि कोई भी सेट दिया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसके जितने सबसेट होंगे वही उसका रिलेशन होगा। तुम जानते हो कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट की संख्या 2n होता है, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट होता है। तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट कितना होगा, 9, तो टोटल रिलेशंस की संख्या 2 के पावर 9। आंसर हो गया, आंसर ए हो गया। 55 चलिए 56, अब सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 56 हो गया, इंटीग्रल 1 to 4 √x dx। √x का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2, फिर 2/3, 1 से 4 लिख दीजिए, 2/3, 4 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, 4 को 2² 3/2 माइनस 1, 8 में से 1 घटाओ 7, 14/3। ए आंसर। 57 एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और एक लाइन दिया है x - 2/3 y - 3/4 z - 5/6। अब कह रहा है कि ये पैरेलल होगा इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। देखो एक प्लेन, हम यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझो सब। एक प्लेन यही है और एक लाइन, दोनों पैरेलल है। देखो यहाँ प्लेन और लाइन पैरेलल है, ठीक है। और एक जो ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC है, जो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन का इक्वेशन देखो क्या है, ये है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 4 5। तो जब दो लाइन ए लाइन और ए लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो जानते हो कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। अर्थात आंसर हो जाएगा 3a + 4b + 5c 0। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन इज सी, इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए 57 इज क्लियर। अब चलिए 58 देखिए, पैरेलल है, एक लाइन और एक प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। क्वेश्चन 58, लाइन है x - 2/a, y - 3/b, z - 4/c, और x/4 हो गया इक्वल टू y/2। अब देखिए ए हो गया प्लेन, ठीक है, और एक लाइन, दोनों पैरेलल है।
ठीक है, यही लाइन हो गया, पैरेलल है। अब बताइए पैरेलल होने के लिए शर्त क्या होगा, तो इसका प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। जैसे A/4 B/2 C/3, अर्थात आंसर C 59। जब लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो उस केस में क्या होगा। अब आइए कौन सा 58 हो गया, 59 आइए, ये भी वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को पहले क्वेश्चन आया। 59 दो वेक्टर 2i + 3k डॉट i + j + 4k क्रॉस 3i + j + 7k हो गया। देखो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इसको लिख दो इसी तरह 2i + 3k डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो गया i j k, ये हो गया 114 317। i कैंसिल, ई कैंसिल, 7 - 4 -j, ई कैंसिल हो गया, ई कैंसिल, 7 - 12 + k, ई कैंसिल, 1 - 3, ये हो गया 2i + 3k डॉट देखो 7 में से 4 घटाओ 3i + 5j - 2k। यहाँ देखो i का कंपोनेंट क्या है 2, यहाँ 3, 6 हो गया, और k का होगा -6, 0, j तो है ही नहीं, 0 हो गया, तो 0 आंसर, 59 का आंसर 0, अर्थात ए आंसर हो गया। एकदम जल्दी जल्दी आप लोगों का करा देते हैं। अब 60, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, tan 1 1/7 प्लस tan 1 1/13। देखिए फार्मूला होता है tan 1 1/7 + 1/13 1 - 1/7 × 13, tan 1 20/91 91/90, ये कट गया 0, 2/9, tan 1 2/9 कहीं है, यस, कहाँ है, बी, आंसर बी। 61, आप पढ़े होंगे ऑड और इवन फंक्शन, tan x dx, tan x कौन फंक्शन होता है, दैट इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में यदि निगेटिव लिमिट और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन चेंज हुआ, फंक्शन ऑड हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टी याद रखिए आप लोग, तब नहीं सब होगा, ए आंसर। क्वेश्चन 62, साइन क्यूब एक्स, भी वही चीज़ है। देखिए -π/4, देखो ये लिमिट है π/4, और साइन क्यूब एक्स ये कौन फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन होता है, इसका भी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0, केवल डेफिनेशन पर आधारित है। ओके, आंसर ए। 63, क्वेश्चन 63 देख लीजिए, एक इंटीग्रल है जिसका वैल्यू निकालना है, dx/e⁻x जोड़ e⁻−x। अब देखो इसको लिख सकते हो dx e⁻x 1/e⁻x, इसको इंटीग्रेट सिंप्लीफाई कर दो तो 1 + e⁻x का स्क्वायर। अब देखो e⁻x को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करो, e⁻x dx dt हो गया, इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, dt/1 + t², तो ये tan 1 t हो गया, t का मान e⁻x, अर्थात tan 1 e⁻x + k कांस्टेंट, तो आंसर ए हो गया। कोई डाउट बच्चे, देखिए 64, ये सब इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब देखते जाइए। क्वेश्चन 64 देखिए, इंटीग्रल है
4e⁻³ प्लस 1 dx, I इक्वल टू 4e⁻³ dx प्लस dx। ये हो गया 4e⁻³x। देखो x का कोफिशिएंट से भाग हो जाता है। देख लीजिए आंसर कौन है, बी आंसर है। क्वेश्चन 65, I इक्वल टू 3√x dx कुछ है। देखो केवल तुम लोगों को बस डेफिनेशन याद रखना चाहिए। x⁻³ 2/3, 3 कट गया, 2x⁻³ प्लस c। ए आंसर 65 क्लियर। 66 देखो ये सब फार्मूला है, ये देखो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। ये साइन इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही होता है। बताओ बी आंसर। क्वेश्चन 67, ये भी उसी तरह है। इंटीग्रल 2 dx बटे 4 कॉमन x² प्लस 1/4, 2 जब 4, 1/2 x² हाफ का स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 2x हो गया प्लस c, कट गया tan इनवर्स 2x प्लस c आंसर, सी आंसर। क्वेश्चन 68, देखिए कितना इजी है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स दिया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स, बोलिए क्या होगा। ये पढ़े हैं आप लोग, 1 होता है, 1/cosec x क्या हुआ, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x प्लस सी। आंसर डी। 68, 69, क्वेश्चन 69, ठीक है। 69 3dx, तो 3x प्लस सी लिख देना है। बताइए ऐसा क्वेश्चन होता है। आंसर ए, केवल आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन 70, डिफरेंशिएशन है, एक ऐसा सेटिंग है, इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन, a⁻x इंटू लॉग ए इसका डिफरेंशिएशन होता है, अर्थात आंसर सी हो गया 70। चलिए 71 से अब एक ही बार 100 पर ही गाड़ी रुकेगी। तो बच्चे देखिए ऐसा आप लोग बनाए होंगे तो आई थिंक कि आपको 100 आउट ऑफ 100, लेकिन बनाना तो आपको 50 क्वेश्चन ही है, बट हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको कितना बनाना है वो आप जानो, बट मुझे टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन कर देना है। चलो 71 क्वेश्चन नंबर ये है 2 tan इनवर्स 1/2। देखो ये फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू हाफ अपॉन 1 - x², तब 4 हो गया, 2 कट गया, tan इनवर्स 1, 4 ऊपर चल गया, नीचे 3, 4/3। देखो कहीं है, यस बी आंसर। 72, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पर है। दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट होता है, जब दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तब यहाँ ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, इसलिए सी आंसर। देखिए आप डेफिनेशन छोड़ देते हैं, आप लोग ये पढ़े रहिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन 73, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, वेरी गुड, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दिया है, राइट। और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी a/b। देखो कुछ भी लिखना है, एक कंडीशनल हुआ a/b, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे पर ध्यान देना, ये b जो होगा वो नीचे ही होगा, a नीचे रहेगा तो वहीं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या दिया है, 0, इसलिए अनडिफाइंड, माने होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड, अर्थात आंसर सी हो गया, वेरी गुड। 74 क्या है, वेरी इजी, आपको दो मैट्रिक्स को गुना कर देना है। देखिए 7 6 0 -1 1 0 0 1, जरा आप लोग समझते हुइएगा तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से गुना करोगे वही होगा, अर्थात जो ये दिया है वही आंसर लिख दीजिए, 7 6 0 -1, अर्थात सी। आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, कोई कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस खटाखट करिए।
74 ख़त्म, 75। सेवेंटी फाइव देखिए बच्चे लोग, 75 है कि दो इवेंट्स है ए और बी जो कि इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी ए का दिया है हाफ, राइट। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी बी दिया है पी और हमें पी का मान निकालना है। तो लिखोगे पहले कि ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यू नो। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ और बी का पी, अर्थात p/2 आ गया। और बाई एडिशन थ्योरम आप लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट बच्चे? देखो तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है दिया हुआ है हाफ, बी का p और ए का इसका आ गया p/2, राइट। तो 3/5 माइनस हाफ इक्वल टू p/2। कैसे? p में से p/2 घटा दो, एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 5 2 जा 10, 6 माइनस 5 p/2। अब देखो यहाँ 1/10 इंटू 2 इक्वल टू p, 2 से कट गया 5, 1/5 p 1/5, यस दिया है p 1/5 ना। देखो 2 यहाँ कर दोगे, देखो 6 में से 5 हो गया, बी आंसर 75 का आंसर बी। चलिए 76 है, ये भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 76। देखो कितना इजी, ए हो गया 1 0, इसका देखो 2/1, एक है मैट्रिक्स इनटू करना है दोनों का, 5 6 तो 1 2। अब देखो यही ना है, देखो यहाँ तरीका कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो। अब जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। कैसे? देखो यहाँ बच गया 2/2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने 1 से गुना करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 5, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही तक कंफ्यूज हो जाएगा कितना। तो फर्स्ट रो का गुना हो गया, सेकंड अब रो से कर रहे हैं, देखो 0 0, आंसर 5 6 0 0 है कहीं, यस डी आंसर, आंसर इज डी। क्वेश्चन 76। चलिए अब 77। 77 भी मैट्रिक्स पर आधारित है, दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन है। इसको देखिए आप लोग, दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 77, चलो यहाँ दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। दो मैट्रिक्स है, एक्स वाई एक मैट्रिक्स है, चलिए इसमें कोमा नहीं दिया जाता है, और दूसरा हो गया 2x - 1 और 7। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब y 7 के बराबर और x हो गया 2x - 1, अर्थात 1, x बराबर 1 हो y 7 हो, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। देखिए आंसर किस में है, हाँ बी में, वेरी गुड, आंसर इज बी, x1 y7। क्वेश्चन 78, देखिए इसका टेक्निक समझ लीजिए। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3a³, सॉरी ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3a³ 2a² 5a + i = 0। अब इसका इन्वर्स निकलना है तो नॉट डिफाइन होगा। जब भी ऑड रूप में यदि स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, स्क्वायर रहता तो इसका इन्वर्स निकल जाता है, इसलिए नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन 79, ये देखो ये भी प्रॉपर्टी पर आधारित है। इंटीग्रल हो गया 0 से 1 x 1 - x का पावर 10 dx। अब देखिए प्रॉपर्टी पर होंगे तो 0 से 1, ये 1 - x, ये 1 - 1 - x हो गया पावर 10। अब देखो यहाँ 0 से 1 1 - x आई x के पावर 10 हो गया dx।
अब x के पावर 10 x के पावर 11, x के पावर 10 माइनस x के पावर 11। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है तो 1/11 हो गया और माइनस 1/12। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/132। आंसर इज ए 79 का आंसर ये हो गया। 80 चलिए 80 क्वेश्चन 80 देखिए, ये प्रॉपर्टी पर आधारित है। x = 1/5 है और वैल्यू हमको निकालना है cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x। अब आपको थोड़ा सा टेक्निक डेवलप करना है। cos इनवर्स x, इसको 2 बार लिख दीजिए, sin इनवर्स x + sin इनवर्स x। अब पढ़िए, ये वैल्यू कितना होता है बोलो, π/2 जानते हो सब, प्लस sin इनवर्स x। अभी पढ़ो cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा बच्चे माइनस sin थीटा। देखो कितना इजी, कितना यहाँ वैल्यू रखते जाएगा। अब वैल्यू रख के इसमें से निकालना चाहोगे कि क्या निकलेगा, तो कुछ भी नहीं निकलेगा, वो पहाड़ हो जाएगा, पत्थर, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब ये देखो फार्मूला होता है sin इनवर्स sin x सिर्फ x, और x का मान देखो कितना इजी वे में निकल गया, -1/5। सो बी आंसर इज बी। ये हुआ डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे फॉर दिस ईयर। अब 81, चलिए 81 अब फिनिश हो जाएगा आप लोगों को। 100 क्वेश्चन आपका है, 100 खत्म हो जाएगा आज। चलिए क्वेश्चन 81, ओके, यहाँ ठीक है। 81 है, यूनिट वेक्टर लिखना है। मान लो कोई एक वेक्टर है a, i + j है, तो a का यूनिट वेक्टर होता है ऐसे, देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ a को ऐसे लिखते हैं, और वेक्टर a/mod है, तो i + j √2 हो गया आंसर, ए आंसर। क्वेश्चन 82 में देखिए फिर कैलकुलस शुरू है। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx + y = 1। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखो इस फॉर्म में dy/dx + py = q, जहाँ pq क्या है, वेयर pq आर फंक्शंस ऑफ x, और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो देखो यहाँ p का मान 1 है, q का मान भी 1। हम लोगों को सबसे पहले IF निकालना। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ओके। ये फार्मूला होता है e⁻p dx। e⁻p का मान कितना है, 1, और dx अर्थात e⁻x हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो y × IF = q × IF dx। कोई की क्लास y × IF कितना है, IF हो गया आपका e⁻x = q है 1 × e⁻x dx, तो y × e⁻x + c। अब e⁻x से भाग दे दीजिए तो आंसर हो जाएगा। देखो y = 1 + c e⁻−x है आंसर, यस होगा ही, ए आंसर है, आंसर इज ए। चलिए 82 के बाद 83 में कुछ नहीं, केवल लिख देना है IF। कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणक है, अर्थात द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 2y = cos x। यहाँ बोलो p का मान 2, q का मान cos x है, तो IF क्या होगा, e⁻p dx अर्थात e⁻2 dx अर्थात e⁻2x हो गया। यही आंसर 2x अर्थात ए, आंसर इज ए। चलिए 83 क्लियर। अब आइए 84 से शुरू करते हैं।
84। देखिए केवल डेफिनेशन बेस्ट है। 5j क्रॉस का चिन्ह है, 4i पहले जान लीजिए, इसका हम रूल लिखवा देते हैं। i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है। यदि ऐसा नहीं है तब माइनस हो जाएगा। अब देखिए j क्रॉस i है तो ये माइनस k हो जाएगा, -20k हो गया आंसर। देखिए -20k है, यस डी आंसर। चलिए क्वेश्चन 85। अभी देखो प्लेन है और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, आई ओ पी लिख दो। प्लेन का इक्वेशन है 2x - 3y + 4z - 6 0। तो ओ पी बराबर हो जाएगा मॉड, देखिए -6 हो गया, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 + 9 + 16 अर्थात 6/√29 है आंसर, यस सी। क्वेश्चन 86। ओके देखो दो प्लेन के बीच एंगल निकालना है, कितना इजी होता है। देखो फार्मूला बेस्ट है ये सब। 5 हो गया, 3x - 6y - 2z = 7। ये देखिए cos थीटा हो जाता है 6 - 6 + 4 बटा √4 + 1 + 4 ब्रैकेट दे दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए 36 + 9 + 4। अब देखो ये 0 हो गया, 4 बटा ये हो गया 3 और ये हो गया 7, 4/21 cos इनवर्स थीटा हो गया। देखो cos इनवर्स 4/21 आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 87 ठीक है। 87 कह रहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। बोलिए इससे भी आसान कोई चीज़ होगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसको लिख दीजिए, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लीजिए, अर्थात 2/3 - 1/3 2/3। कौन आंसर होगा? ए। सोचिए कितना इजी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। ड्यू टू कोविड के कारण आप लोग को इतना इजी मिला है क्वेश्चन। क्वेश्चन 88। i - 2j + 5k डॉट -2i + 4j + 2k। अभी दोनों को प्रोडक्ट निकाल देना है, -2 - 8 + 10। देखिए 0 आ गया, आंसर कौन है? ए। क्वेश्चन 89। इंटीग्रेट कर देना है प्रोडक्ट रूल से, x e⁻²x dx। तो देखिए इसका x e⁻²x dx माइनस इंटीग्रेशन e⁻²x dx इंटू dx dx इंटू dx अर्थात x⁻²x/2 माइनस e⁻²x/4 + c। अब ए आंसर। क्वेश्चन 90। चलिए ओके, रेस्ट वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। ओके ठीक, 90 तक हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, कम हुआ, एक सुर में हम दुनिया को